आज हम बात करेंगे मौर्यकालीन कला में। मौर्यकालीन कला के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके स्तूप, इनके अंतर्गत स्तूप के बारे में पढ़ेंगे और इनमें कौन कौन से शासकों के काल में कला का विकास हुआ है आदि के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, मौर्य वंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। मौर्य काल कला का विकास चंद्रगुप्त मौर्य व उनके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में हुआ, जिसमें अशोक का काल महत्वपूर्ण माना जाता है। कला के लिए अशोक का काल महत्वपूर्ण माना जाता है। मौर्य शासकों द्वारा कला एवं स्थापत्य के निम्न स्वरूप प्राप्त हुए हैं, जो निम्न है। पहला है आपका राजप्रसाद, दूसरा है स्तंभ, तीसरा है चैत्य अभिलेख, स्तूप है, विहार, गुफा, मूर्तिकला आदि। सामान्यतः मौर्य कला दरबारी या राजकीय कला मानी जाती है, क्योंकि इसकी स्थापत्य एवं कला राजकीय आदेश के प्रमाण मिलते हैं। पहला आता है आपका राजप्रसाद। राजप्रसाद का शाब्दिक आशय है राजा के रहने का स्थान, अर्थात इसमें राजा निवास करता था। इस राजप्रसाद का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था व इसका पुनर्निर्माण इसके उत्तराधिकारियों द्वारा किया गया। यह मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थित था। इस नगर को मेगास्थनीज पोलव्राता नगर कहा जाता था। पाटलिपुत्र गंगा व सोन नदी के संगम पर बसा था। इसकी लंबाई 80 स्टेडियम या 9/2 मील व चौड़ाई 18 स्टेडियम 1/2 मील थी। यह नगर समांतर चतुर्भुज आकार का था। इसके चारों ओर 700 फीट चौड़ी व 60 फीट गहरी खाई विद्यमान थी, जो सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया होगा। इसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। प्रथम कलिंग नंबर सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। एंड दूसरा था आपका अशोक ने दावा किया कि लोगों को मुझसे डरना नहीं चाहिए, मुझसे लोगों को सुख प्राप्त होगा। ब्रह्मगिरि लेख जो आता है उसे ब्रह्मगिरि लघु शिलालेख माना जाता है। यह कर्नाटक से संबंधित है। इसमें चप्पड़ नामक अधिकारी का नाम मिलता है, जो अभिलेख लिखने का कार्य करते थे। दूसरा आता है आपका स्तंभ लेख। बृहद स्तंभ लेख के बारे में बात करेंगे हम। अशोक अपने राज्य के आंतरिक क्षेत्रों में अनेक स्तंभ स्थापित करवाए। इन स्तंभों की संख्या 6 मिलती है। वैंगसांग स्तंभों की संख्या 15 बताता है। इन प्रत्येक स्तंभों में लेखों की संख्या 1 से 6 है। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख छोड़कर इसमें 1 से 7 लेख हैं। विशेषता है लेखों की विशेषता है स्तंभों की यष्ट एकात्मक है। इन स्तंभों की ऊंचाई लगभग 50 से 60 फीट है, चौड़ाई 10 फीट है। सभी स्तंभ मूलतः चुनार से काटकर निकाले गए थे। ये सभी लाल बलुआ पत्थर के हैं। इनके ऊपर ओपदार पालिश का इस्तेमाल किया गया था। स्तंभों के ऊपर एक चौकी, जिसके ऊपर पशु की आकृति मिलते हैं, जिसके नीचे उल्टे कमल की आकृति मिलती है। अशोक के स्तंभ नीचे से ऊपर पतले होते हैं। यहाँ के स्तंभ बिना आधार के जमीन पर टिके हैं। सारनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौशाम्बी सिंह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सांची भी आपका उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है। रुमनदेई अश्व के लिए जाना जाता है, जो लुम्बिनी से संबंधित है। रामपुरवा जो बैल के लिए जाना जाता है। बिहार चंपारण से संबंधित है। संकिसा हाथी एटा उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रसाद व सभा भवन स्थित था। यह वस्तुतः विशाल भवन समूह था। इसमें बड़े बड़े कमरे व अनेक स्तंभों पर बना सभा भवन स्थित है। राजप्रसाद एक सुंदर पार्क में स्थित था, जिसमें सरोवर व अन्य प्राकृतिक मनोहर दृश्य विद्यमान थे। इस राजप्रसाद को देखकर इलियट कहता है कि सूसा तथा एक वतना
के राजप्रसाद भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। यह राजप्रसाद लकड़ी के बने थे जो बहुमंजिले थी। इसका प्रमाण पटना के समीप बुलंदीबाग तथा कुम्हार गांव में की गई है। खुदाई से लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष मिले हैं। इसे खोज करने का श्रेय स्पूनर को है। इस चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद को ईंटों व पत्थरों से सजाने का श्रेय अशोक को जाता है, जो 4वीं सदी में ज्यों का त्यों विद्यमान था, जिसे फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते, इसे असुरों ने बनाया होगा। इस प्रकार मौर्य युग में काष्ठ कला अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी। नगरों के निर्माण में काष्ठ शिल्प व सभा भवन में शिला स्तंभों का प्रयोग किया गया था। अद्वितीय शासक हैं आपके बिंदुसार। इनका कार्यकाल 298 बीसी से 272 बीसी के बीच माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय विदेशी राजपूत मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत थे। बिंदुसार के समय 2 विदेशी राजदूत सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस को, मिस्र शासक फिनालदेल्फस ने डायोनुसस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अगले हैं आपके अशोक। अशोक ने अपने शासनकाल के सभी आदेशों को लगभग अभिलेख के माध्यम से प्रसारित किया। यह अभिलेख राजादेश थे, या तो प्रशासन से या तो धर्म से संबंधित थे। अशोक के अभिलेख आधुनिक बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नेपाल में मिलते हैं। डॉक्टर आर भंडारकर ने इनके अभिलेखों की सहायता से अशोक का इतिहास लिख डाला। अशोक के अभिलेखों को निम्न माध्यम से प्रसारित किया गया है। पहला है शिलालेख, बृहद शिलालेख एंड लघु शिलालेख। दूसरा है स्तंभलेख, बृहद स्तंभलेख एंड लघु स्तंभलेख। पहला है आपका बृहद शिलालेख। बृहद शिलालेख में अशोक ने अपने साम्राज्य के विभिन्न पर्वतीय स्थलों पर शिलापट्ट बनवाई और इन्हीं पर अभिलेख अंकित करवाया। अशोक के प्रत्येक शिला पर 1 से 14 तक लेख क्रम मिलता है। कलिंग स्तंभ को छोड़कर इन अभिलेख पर लिखी भाषा प्राकृत और सर्वाधिक प्रचलित लिपि ब्राह्मी लिपि है। अशोक के बृहद शिलालेख की संख्या 8 मिलती है, जो निम्न है। सहबाजगढ़ी, पेशावर, पाकिस्तान। खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं है। मानसेहरा, पेशावर, पाकिस्तान। खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं उपर्युक्त ही की तरह ही है। गिरनार, सौराष्ट्र, गुजरात। प्राकृत व संस्कृत भाषा का प्रयोग। सोपारा महाराष्ट्र से संबंधित है। धौलागिरी, तोसली, कलिंग उड़ीसा से संबंधित है। जौनगढ़, संपा उपर्युक्त की तरह कलिंग उड़ीसा से संबंधित है। यही गुड़ी आंध्र से संबंधित है। कालसी, देहरादून उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तर प्रदेश से एक भी बृहद शिलालेख के प्रमाण नहीं मिले हैं। गिरनार शिलालेख जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के अंतिम 12 वर्षों में अकाल पड़ता है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यह कार्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय अधिकारी पुष्पगुप्त ने किया। अशोक के समय यहाँ से नहर निकाली गई। यह कार्य अशोक के यवन अधिकारी पुशास्प के निरीक्षण में हुआ था। यवन अधिकारी पुशास्प के निरीक्षण में हुआ। रुद्रदामन ने अपने निजी कोष से इसका पुनर्निर्माण किया, जिसकी जानकारी आपको अभिलेख से प्राप्त होती है, जो संस्कृत भाषा में है। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के समय भी इस नगर का पुनर्निर्माण कराया गया। यह कार्य स्कंदगुप्त के प्रांतपति पर्णदत्त पुत्र चक्रपाली द्वारा किया गया है। यह संस्कृत भाषा में है। इसमें अशोक के लिए देवानाम प्रियदर्शी शब्द का प्रयोग किया गया है। कलिंग शिलालेख। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण कर विजय प्राप्त करते हैं, जिसमें भीषण नरसंहार हुआ था। इस विजय के उपरांत अशोक युद्ध नीति को छोड़कर धर्म नीति का पालन करते हैं।
कलिंग में प्राप्त दोनों शिलालेखों में धौलागिरी और जौनगढ़ में शिलालेख नंबर 11, 12, 13वां लेख के स्थान पर अन्य लेख लिखवाए गए, जिसे कलिंग प्रथम और कलिंग द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध है। 13वें शिलालेख में कलिंग नरसंहार का उल्लेख दर्शाया गया है, इसीलिए कलिंग से प्राप्त शिलालेखों में 13वें लेख का उल्लेख नहीं किया गया। लोरिया अरास मयूर से संबंधित है, बिहार चंपारण से संबंधित है। लोरिया नंदनगढ़ सिंह से बिहार स्थान है आपका बिहार चंपारण से संबंधित है। अगला आता है आपका संस्कार स्तंभ लेख। यह स्तंभ उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 70 फीट है। इस पर बैंगनी रंग की चमकीली पॉलिश लगी होती है। इस स्तंभ पर हाथी विराजमान है। अशोक का एकमात्र स्तंभ जिस पर हाथी विराजमान है यही है। रोमन देही स्तंभ लुम्बिनी से संबंधित है। इस स्तंभ के शीर्ष पर अश्व स्थापित है। यहीं पर बुद्ध का जन्म हुआ था। अभिषेक के 20वें वर्ष अशोक के अभिषेक के 20वें वर्ष अशोक द्वारा किया गया। इसे आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। अगला आता है आपका सारनाथ स्तंभ लेख। ऊपर में हमने आपको बताया है कि सारनाथ उत्तर प्रदेश से संबंधित है। यह अशोक कालीन स्तंभों का सिरमौर है। अशोक इसे अपने लेख में शिलाथप कहते थे। इसका सिंह शीर्ष 50 फीट ऊंचे स्तंभ पर स्थित है। इसमें 4 सिंह पीठ सटाए हुए चारों दिशाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। यह चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शक्ति के प्रतीक है। इस सिंह के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित किया गया है, जिसमें 32 तीलियां हैं। यह शक्ति के ऊपर विजय का प्रतीक है। सिंहों के नीचे फलक पर 4 चक्र बने हुए हैं, जो चक्र प्रवर्तक के प्रतीक हैं। इस पर 4 पशु हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह आदि अंकित हैं। यह चलती अवस्था में दिखता है, अर्थात धर्म यात्रा के प्रतीक है। यह प्राकृतिक आपदा में टूट गया, बट अब लेकिन 6 फुट 8 इंच तक टूटी हुई यह अपने मूल स्थान पर विद्यमान है। टूटे हुए अंश सारनाथ संग्रहालय में है। अशोक के स्तंभ लेख प्राकृत भाषा में मिलते हैं, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर 4 लिपि ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरमाइक व ग्रीक है। मैं फिर से बोलती हूँ, ब्राह्मणी, खरोष्टी, आरमाइक व ग्रीक है। अच्छा, अगला बात करते हैं मानसेहरा राहत स्तंभ। ये रिवीजन की तरह फिर से परिभाषित किया गया है। राहत स्तंभ लेख पेशावर खरोष्टी लेख से संबंधित है। सहवाजगढ़ी राहत स्तंभ लेख से संबंधित है, जो पेशावर में है। यह भी खरोष्टी लेख से संबंधित है। आरमाइक तक्षशिला आरमाइक से ही संबंधित है। कंधार आरमाइक से ही संबंधित है। सरेकुना ग्रीक से है और आरमाइक दोनों लिपियों में मिलता है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो आपका बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। इसके शीर्ष पर भाग पर सिंह स्थापित है। गोल चौकी पर हंसों की पंक्ति है। अच्छा, दिल्ली टोपरा चित्तौड़गढ़ से संबंधित है। दिल्ली मेरठ स्तंभ, इसको फिरोज तुगलक ने इसे चोपड़ा व मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में लेखों की संख्या 1 से 7 तक है, जिसमें 7वां लेख बीशलदेव रासो का है। अशोक के इसी अभिलेख को 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ा गया था, जिसे ब्राह्मणी लिपि की वर्णमाला तैयार करवाई। ड्रमपुरवा यह स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति व गोल चौकी पर हंसों के चित्र मिलते हैं, जिसे दाना चुनते हुए दिखाया गया है। अगला आता है आपका प्रयाग स्तंभ। यह अशोक कालीन स्तंभ है। इसे अकबर के आदेश पर जहांगीर ने प्रयाग लाया था। इस स्तंभ में अशोक के
राहत लेख अशोक के लघुलेख संघ-भेद को रोकने के लिए इसमें अशोक पत्नी कारुवाकी व पुत्र तीवर का नाम मिलता है। इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है। इसी अभिलेख में समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की है। इसमें मुगल शासक जहांगीर का नाम भी मिलता है। स्तूप अगला आता है आपका स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ठुआ या मिट्टी का ढेर। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में मिलता है, जहाँ अग्नि की लपेटों को स्तूप कहा गया है। व्यवहारिक रूप से इस शब्द का प्रयोग बौद्ध धर्म की उपासना से लिया गया है। स्तूप के मानक संरचना के निम्न अंग है। पहला अंग आता है आपका चबूतरा, जिस पर अंड स्थित रहता है। दूसरा आता है अंश, उल्टे कटोरे की भांति होता है। अगला है आपका हर्मिका। स्तूप का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। यह अंड के ऊपर होता है। दंड अंड पर ऊर्ध्वाधर होता है। छत्र दंड पर क्षैतिज होता है। संख्या में 3 होते हैं। तोरण भव्य प्रवेश द्वार होता है। वेदिका रेलिंग होती है। आयक आयक जो है स्तंभ मेज पर बने होते हैं। प्रतिज्ञा पथ मेज और वेदिका के बीच का स्थान कहा जाता है। स्तूप सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका शारीरिक, ऐसा स्तूप जिनके अंदर महापुरुषों या बुद्ध के अस्थि के अवशेष हों। पारिभौमिक, ऐसा स्तूप जो बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाए गए वस्तुओं पर बनाए गए हों। अगला है आपका उद्देश्य का, ऐसे स्तूप जिसका निर्माण बुद्ध से संबंधित स्थल पर बनाया गया हो। अगला है आपका संकल्पित, ऐसे स्तूप जो बौद्ध के तीर्थ स्थलों पर यात्रियों द्वारा बनाया गया हो। अगला है आपका पिपर हवा स्तूप। यह स्तूप भारत का प्राचीनतम स्तूप है। यह स्तूप सिद्धार्थ नगर में स्थित है। इस स्तूप का निर्माण भगवान बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया, जिसे शारीरिक स्तूप भी कहा गया। इन्हीं में से पिपर हवा एक है। यह महाजनपद के समकालीन है। इसका निर्माण वैशाली संघ या शाक्य वंशों द्वारा किया गया है। इसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया है। बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया था, जिसमें सांची के स्तूप का प्रमाण मिलता है। सांची का प्राचीनतम नाम काकड़ा नाव था। मौर्य काल में सांची का स्तूप में लकड़ी की रेलिंग थी। शुंग काल में इसमें प्रस्तर की रेलिंग का प्रयोग किया गया। अगले हम सांची के स्तूप के बारे में ही पढ़ते हैं। इस स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसका निर्माण ईंटों से व रेलिंग की बनी लकड़ी से हुआ है, जो शुंग काल में पत्थर के बने थे। सांची स्तूप समूह में 3 स्तूप हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा व तीसरा बुद्ध के 2 शिष्य क्रमशः सारिपुत्र व मोग्दलायन है। सांची स्तूप सादे हैं। सातवाहन काल में वन देवी मूर्ति का निर्माण हुआ। सातवाहन काल स्तूप संख्या 2 में अलंकृत है। विशेषता है यहाँ के चित्रों में मानव, पशु, वनस्पति का चित्रांकन है। जातक कथाओं का अंकन है। गौतम बुद्ध के चित्र नहीं मिले हैं। इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। हाथी जो है कर्म में आने का प्रतीक है। रिक्त सिंहासन राजत्याग का प्रतीक है। वृक्ष ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। अश्व ग्रह त्याग का प्रतीक है। स्तूप महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। और चक्र जो है वो प्रथम उपदेश का प्रतीक है। अगला आता है आपका भरहुत का स्तूप। इसका निर्माण अशोक द्वारा माना जाता है। शुंगों के समय इसका पुनर्निर्माण किया गया। इस स्तूप की खोज 1873 में कनिंघम ने किया। यह स्तूप पूर्णतः नष्ट हो गए थे। इनके अवशेष राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता, इलाहाबाद, वाराणसी, सतना में स्थित है। शुंग काल में स्तूप निर्माण
विशाल स्तूप का निर्माण किया गया। स्तूप के चारों तरफ पत्थर की वेदिका बनाई गई। तोरण द्वार पर अनेक चित्रांकन मिलते हैं। जातक कथाओं का अंकन है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग है। नाग, अप्सरा, यक्षिणी के चित्र व नाम मिलते हैं। इस चित्र में कौशल नरेश प्रसेनजीत मगध शासक अजातशत्रु को भगवान बुद्ध के पैरों की पादुका की वंदना करते दिखाया गया है। अमरावती स्तूप यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। इसका प्राचीन नाम धान्य कचक था। इसका निर्माण सातवाहनों ने संगमरमर से करवाया था। इसके अवशेष कलकत्ता, मद्रास व लंदन संग्रहालय में स्थित हैं। इसे महाचैत्य कहा जाता है। इसे सर्वप्रथम 1797 ईस्वी में कर्नल मैकेंजी को इस स्तूप का पता चला था। संभवतः इसका व्यास 162 फीट व वेदिका का घेरा 800 फीट है। 1840 ईस्वी में इलियट द्वारा स्तूप के एक भाग की खुदाई की गई, जिसमें कई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। ये अगला है आपका नागार्जुन कोंडा स्तूप। यह अमरावती से 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ का महास्तूप गोलाकार है। इसका व्यास है 106 फीट, ऊंचाई है 106 फीट। भूतल पर 13 फीट चौड़ा प्रदक्षिणा पथ दर्शाया है। इसके चारों ओर वेदिका थी। यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक प्रतीक चिन्ह मिलते हैं। यह स्तूप आंध्र के गुंटूर जिले में स्थित है। यह दक्षिण भारत का सबसे बड़ा स्तूप माना जाता है। इसका निर्माण इक्ष्वाकु वंश के लोगों ने कराया था। यह सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। यह कृष्णा नदी के तट पर है। नागार्जुन कोंडा का नाम एक विजयपुरी मिलता है। सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लॉन्गहर्स्ट ने यहाँ के पुरावशेषों की खोज की थी। 1927 से 1954 के बीच यहाँ पर कई बार उत्खनन कार्य हुआ। यहाँ से स्तूप, चैत्य विहार, मंदिर प्रकाश में आए। गुहा विहार मौर्यों ने सर्वप्रथम पर्वतों को काटकर निवास के लिए गुफा का निर्माण कराया, जिसे गुहा विहार कहा गया। ऐतिहासिक काल में गुफा निर्माण का पहला प्रमाण अशोक के समय मिलता है। अशोक के समय बराबर पहाड़ी को काटकर 2 गुफाएं बनाई गई। पहला है आपका सुदामा की गुफा, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष हुई। अगला है आपका कर्ण चौपड़ की गुफा, राज्याभिषेक के 19वें वर्ष। अशोक अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में विश्व झोपड़ी नामक गुफा बनवाई। अशोक ने गया पहाड़ी को काटकर लोमन ऋषि गुफा का निर्माण कराया। अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गोपिका नामक गुफा बनाकर आजीविकों को दान दिया। दशरथ भी अशोक के समय देवानाम प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता है। श्रीलंका का शासक तीक्ष्ण भी यही उपाधि धारण करता है। 7 गुफाओं को सद्धर कहा गया है। अगला है मूर्तिकला। मूर्तिकला के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर स्थित पशुओं की मूर्ति दर्शनीय है। इसमें सिंह मुख्य है। उड़ीसा के धौलागिरी चट्टानों को काटकर बनाई गई पाषाण हाथी की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है जैसे हाथी सूंड में कुछ लपेटे बाहर निकल रही है। कालसी देहरादून की चट्टानों को काटकर हाथी की आकृति बनाई गई है। हाथी के दोनों पैरों के बीच गस्त में ब्राह्मणी लिपि में लिखा है, जिसका अर्थ है सर्वोत्तम हाथी। हाथी की दोनों मूर्तियां उत्कीर्ण मूर्तिकला के सुंदर उदाहरण हैं। अगला है आपका नगर निर्माण। कल्हड़ की राजतंगड़ी के अनुसार अशोक श्रीनगर का निर्माण कराया था। बोगस कोई स्तंभलेख विश्व का प्राचीनतम अभिलेख बोगस कोई है। इसे ऋग्वैदिक काल के समकालीन माना जाता है। यह तुर्की के एशिया माइनर में स्थित है। इसका समय है 1400 BC। यह 2 राजवंशों हिंदी और मिन्ती का संधि पत्र है।
इस संधि पत्र के शपथ में 4 देवताओं का नाम है: इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्व। इसमें नासत्व का संबंध ऋग्वैदिक देवता से है। यहाँ पे मौर्यकालीन कला के बारे में जानकारी समाप्त होती है।